कहलाएगा। और अगर कोई भी कहीं वर्क प्लेस में उसको पहुंचाने में मदद करता है तो वो भी कहलाएगा एम्प्लॉयर्स। हाँ बोलिए सर, एक सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। मैं जैसे वर्क प्लेस वाली महिला कोई भी अगर रास्ते में जाती है और किसी कोई छेड़छाड़ करता है, क्या वो भी उस वर्क प्लेस में आएगा? उसके ये कार्रवाई पीएस में करनी पड़ेगी? महिला अगर ऑफिस से जा रही है और ऑफिस के स्टाफ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो वो कहलाएगा सेक्सुअल ऑफेंस। जब आउटसाइड होगा तो नहीं कहलाएगा? अरे आउटसाइड दिन दुनिया अगर कोई भी कुछ हो रहा है तो उसमें मेरा क्या गलती है? एम्प्लॉयर्स का क्या गलती? एम्प्लॉयर्स तो हर जगह प्रोटेक्शन नहीं देगा ना बॉस। ओके सर, ओके। हर जगह तो प्रोटेक्शन देगा नहीं। आप नेचुरली सुनिए, आप ही समझिए, आप एम्प्लॉयर्स हो, आप हर जगह तो उन्हें एक बॉडीगार्ड तो नहीं दे सकते हो। आप सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देखिए। जनरली इस एक्ट का मैंने बेस भी बताया था कि आर्टिकल 21 जो है जो सेफली प्रोवाइड करता है वर्किंग एनवायरनमेंट में। आर्टिकल 21 को देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल 21 डिक्लेयर बोलता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन or carry on any occupation, trade, business which include a right to safe environment free from sexual harassment। और ये sexual harassment है, constitutional base है। इसी constitution बोल सकते कि सभी ये एक्ट को इनैक्ट किया गया है। जब हमारा संविधान ही हमें राइट देता है तो ये एक्ट का तो बात ही अलग है। और ये संविधान हमें आर्टिकल 21 में राइट देता है कि हम कहीं भी काम कर रहे तो हम अब एक सेफ एनवायरनमेंट में काम करें। क्लियर? डीके अत्री जी क्लियर? डीके अत्री जी क्लियर? क्लियर? चलिए देन आफ्टर दैट हम लोग एम्प्लॉयर्स वर्क प्लेस को हम वर्क प्लेस को देखेंगे। एम्प्लॉयर्स को हम लोग देख लिए हैं, अब वर्क प्लेस को देखेंगे। वर्क प्लेस में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपके घर से कोई भी एम्प्लॉय जैसे टीसीएस कैब सर्विस देती है, अगर टीसीएस कैब सर्विस दे रही है, अगर आपके कैब में भी कुछ छेड़खानी हो रहा है, देन आफ्टर दैट आल्सो शुड बी डीम्ड एज वर्क प्लेस। क्लियर? वर्क प्लेस क्लियर? और वर्क प्लेस में ये भी आता है। क्लियर सर, I do have one doubt. Pankaj, I do have one doubt. In case if you are talking about that about this example of TCS, अगर कोई ड्राइवर उनके साथ कुछ मिसबिहेव करता है, then that will किसका पॉइंट? ड्राइवर की थर्ड पार्टी नो थर्ड पार्टी तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा ना। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा ना। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयर थर्ड पार्टी तो कॉन्ट्रैक्ट पे आप दिए होंगे ना। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, व्हीकल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। इन दैट कंडीशन अगर कोई मिसबिहेव करता है, so that will also be covered under this POS Act? Yes, also covered in POS Act, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है। अगर एजेंट की आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उठाकर देख लो, कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट उठाकर देख लो, कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, अगर कोई एजेंट गलती करता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? प्रिंसिपल। करेक्ट, ठीक, प्रिंसिपल होता है तो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिम्मेदार होगी। वो टीसीएस की जिम्मेदारी है कि आप ड्राइवर साफ सुथरे इमेज वाले को अपॉइंट करो। इसलिए उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड किया है, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन को तो इंक्लूड करने का कोई जरूरत ही नहीं था। करेक्ट, क्लियर? किसी को और भी किसी को डाउट तो प्लीज। ओके, देन आफ्टर दैट इसमें ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन, फैसिलिटीज, ड्यूलिंग हाउस, office parties, off-site training, client meeting, travel for office purpose, or any place where one visited for the course due to employment. Means अगर क्रक्स में बात करें तो जहां आप काम कर रहे हैं और एक नोशनल एक्सटेंशन थ्योरी को जोड़ दिया जाए तो ये दोनों वर्क प्लेस में इंक्लूड होंगे। वर्क प्लेस में नोशनल एक्सटेंशन थ्योरी और जहां पे आप काम कर रहे हो, जहां पे आपका एम्प्लॉयमेंट है, और नोशनल एक्सटेंशन। ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो नोशनल एक्सटेंशन थ्योरी से ही निकल कर आया है। इस एक्ट में नोशनल एक्सटेंशन थ्योरी का कहीं भी बात नहीं है, लेकिन अगर इस एक्ट को इंटरप्रिटेट करें, अगर स्ट्रिक्टली इंटरप्रिटेट करे तो डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन थ्योरी लगता है। और नोशनल एक्सटेंशन थ्योरी को बाइफॉर्गेट करे तो ये सारा चीज निकल कर आता है कि जहां आप वर्क प्लेस में, जहां आप अपने वर्क या ड्यू टू द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, देन आफ्टर दैट
that will be deemed as workplace. Clear? Or anyone have a doubt? Anyone have a doubt? Please. Anyone have a doubt? No doubt? किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलिए, देन आफ्टर दैट हम लोग सेक्सुअल हरासमेंट पे जाते हैं. अगर हम विशाखा जजमेंट की बात करें तो विशाखा जजमेंट ने सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया था और उन्होंने 4 पैरामीटर दिया था कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या क्या कहलाएगा, क्या नहीं कहलाएगा. सेक्सुअल हरासमेंट में अगर बोले तो उन्होंने बोला था कि एज पर द विशाखा जजमेंट वी कैन से सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड सच अनवेलकम सेक्सुअल डिटरमाइंड बिहेवियर वेयर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीमेंटेशन एज physical contact and advance, a demand or request for sexual favors, sexual colorable remarks, showing pornography, or any other welcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature that will be deemed as sexual harassment. Clear yahan tak? Clear? किसी को कोई डाउट तो प्लीज. Yes, please go ahead. ओके, देन उन्होंने विशाखा जजमेंट तो ये बता दिया था, लेकिन एक 1999 में जो मैंने बताया केस अप्रेजल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस एके चोपड़ा का फिर से केस होता है और वो सुपीरियर अथॉरिटी पे केस करती है. एके चोपड़ा जो है उन्होंने केस किया था क्या कि अनवेलकम अगर वर्बली हो या नॉन वर्बली हो ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन क्या ये नॉन वर्बली अगर हो रहा है, कोई इंडिकेशन दे रहा है तो उस पे क्या हम बोल सकते हैं क्या कि वो कवर अप होगा. इसमें केस हुआ था कि जो एके चोपड़ा के जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने बोल दिया था कि प्लीज कम इन फ्रंट ऑन मी एंड देन क्लियर योर वॉइस. तो उन्होंने ये बोल दिया था और ये नॉन वर्बल इंडिकेशन है जो विशाखा जजमेंट में क्लैरिटी नहीं देता था. और एके अप्रेजल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का और एके चोपड़ा 1919 में फिर उन्होंने एक फिजिकल कांटेक्ट और अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस को एक बोलते बाइफॉर्गेट करके वेलकम एंड अनवेलकम जेस्चर्स को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया. यहां तक किसी को दिक्कत तो पूछिए प्लीज. प्लीज किसी को कोई डाउट तो प्लीज. किसी को कोई डाउट नहीं, देन आगे बढ़ते हैं. फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. अगर हम देखें फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट 2 टाइप्स का फॉर्म होता है. क्विडो प्रो क्वा. क्विडो प्रो मींस दिस फॉर दैट. अगर आपको कोई प्रमोशन दे रहा है सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देने के लिए, अगर कोई उस तरह आपको बिहेव कर रहा है, अगर आपको ऑफिस में अच्छा बताया जा रहा है या आपको अच्छा कल्चर दिया जा रहा है, मींस कुछ भी अगर आपका वहां देखेंगे कि अगर एम्प्लॉयर्स का इंटेंशन मलाफाइड है, then after that will be deemed as sexual harassment as per the forms quid pro quo. Then after that hostile working environment means humiliating treatment अगर किया जा रहा है, आपको गुस्सा करके बोला जा रहा है ताकि आप मजबूर होके सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन अपने एम्प्लॉयर्स या अपने कलीग को दे दें, या आपके हेल्थ और या सेफ्टी को ध्यान में नहीं देखा जा रहा है, या आपको दूसरी तरह से हॉस्टाइल एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, देन आफ्टर दैट आल्सो बी डीम्ड एज अ सेक्सुअल हरासमेंट. Clear or not? Shivam sir, if you allow, can I explain more about this? Yeah. Please. As sir said that we have 2 kinds of forms of sexual harassment. First is quid pro quo, means something in return or an exchange of one thing for another. Like we all know that in the workplace, sexual harassment takes place if sexual favors are asked in exchange or any kind of special treatment on the job. Like we threaten the associates if she or he doesn't consent to such sexual advances or favors also. So if I talk about the examples for this kind of form of sexual harassment, like if a manager informs an associate that she would lose their job if the person is not giving into her sexual advances. So this kind of examples are the form of sexual harassment of quid pro quo. And the other one is hostile work environment, which we can clear more in the sense like offensive or unwanted kind of comments or behaviors of a sexual nature. So when the employer or the senior, anyone, or the associate
creates this kind of environment for a employee, which is also comes under the sexual harassment. And if I talk about the examples of this hostile environment, it covers everything. Means telling obscene jokes, using crude or offensive languages, or using sexual suggestive gestures, even staring, commenting, following, blocking the pathway, all comes under this hostile kind of environment. Am I right, Shivam sir? Yeah. और जूही का एक क्वेश्चन था कि कैन पार्लर्स, रेस्टोरेंट और एनी सच बी कंसीडर्ड एज वर्कप्लेस? यस जूही, आप जावेद हबीब को देखें तो वो एक कंपनी होकर रजिस्टर्ड होता है, जावेद हबीब प्राइवेट लिमिटेड, और कोई पार्लर या ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है, वर्कप्लेस वो कहलाएगा ही। वर्कप्लेस में ये हम नहीं देखेंगे। यस, पार्लर एंड रेस्टोरेंट आल्सो इंक्लूड इन अ वर्कप्लेस। Even the domestic worker comes under this. So every place wherever the employer taking any employment from an employee is a workplace, I believe, right? And remuneration is not a matter. Remuneration is not matter. You awarded something or not, that's not matter for deemed to be a workplace. Correct. Okay, if it is not racial. Yes, that's an... One second, sir. Yeah. Yeah, I have one small doubt. See, when after office hour, both the colleagues goes for the dinner, it may be the business dinner or it may not. Will it comes under workplace when? वहां पे देखना होगा कि that will be a unwelcome gesture or welcome gestures. If they feel good in a dinner, then that's called be a welcome gestures. Then that not be deemed as a forms of sexual harassment. If that will be feel bad or one-sided or feel powerless or invading or demanding or cause negative self-esteem, that will be deemed as an unwelcome gesture, and that will be deemed as a sexual harassment. Okay. Then that will be the basis on the interpretation of the sexual harassment. Sexual harassment is a broad definition. Yes. Sexual harassment and workplace, and this act is totally depend on the definition of workplace and sexual harassment. Workplace को तो मैंने बता दिया कि अगर कोई business dealing से हो रहा है, मतलब notional extension है, means this is correlated directly or indirectly with your work, then that will be deemed as workplace. And if in workplace or where you are working there will be a unwelcome gesture, then that will be a sexual harassment. Clear? किनका क्वेश्चन था प्लीज? किनका क्वेश्चन था? I was clear, but I just wanted to know the it comes connected to the business or not, that no, we have to think. Means what do you want to know? अगर बिजनेस के लिए, अगर वर्किंग का क्या हुआ, अगर आप बिजनेस डिनर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप मान लो किसी के साथ गए हो, आप फ्रेंडशिप में गए हो, आप दोनों कलीग हो, आप अपने फ्रेंडशिप में गए हो, बिजनेस डीलिंग नहीं है, तो वो वर्किंग पे क्यों कहलाएगा? एम्प्लॉयर्स क्यों अपना it may be once it is agreed, it can be connected to the case, right sir? केस के लिए आपको कनेक्टेड एक मेधा कोतवाली लिली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, जिसमें 2013 का ही केस था। 2013 में एक्ट बना था और 2013 का ही केस था, जिसमें उन्होंने बोला था एक कि प्रिवेंट यहाँ पे लिप सर्विस और हॉलो स्टेटमेंट और inert or inadequate law to sloppy enforcement is not enough to true and genuine upliftment of our half most precious population of the women. And इसमें ये भी बोला गया था कि अगर आप बिजनेस डीलिंग में जा रहे हो और वो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, मान लो कि आप अगर किसी के साथ अच्छा रिलेशन बना लिए हो और देन आफ्टर दैट आप डिनर में जा रहे हो और उन्हें ऑफेंस कर रहे हो, देन दैट विल बी नॉट डीम्ड एज सेक्सुअल ऑफेंस. You can say मेधा कोतवाली लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का ही केस है ये. Yes sir, thank you. Good sir. Clear ना? Clear ना? Yes sir, yes sir. Okay. और इसमें ये भी बोला गया था कि विशाखा गाइडलाइंस 2013 वाला जो केस हुआ था, मैं और भी बता दूं अगर ये केस का बात हुआ है, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि एक कमेंट पास किया था कि इट नोटेड दैट द विशाखा गाइडलाइंस रिक्वायर बोथ एम्प्लॉयर्स एंड अदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन और इंस्टीट्यूशन टू ऑब्जर्व देम एंड हेल्प टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट. मींस यहाँ पे अदर पर्सन और रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है उस बिजनेस डीलिंग को वर्किंग एनवायरनमेंट देने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल है. अगर वहां पे वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, वहां पे बिजनेस का कोई काम नहीं हो रहा है, देन दैट विल बी नॉट
responsible. They will be not responsible. Not a workman or not a responsible person. Not our employers or not responsible persons. Clear? Clear, no? Base of this act and nature of gestures means you can say there are two type of gestures. That's unwelcome gestures and welcome gestures. Welcome gestures, unwelcome gesture you can say feel bad. अगर आप किसी को बुरा महसूस करवा रहे हो तो unwelcome gesture में आएगा. और क्यों? That's based on the quid pro. क्विडो प्रो से अगर क्विडो प्रो क्वा से होता है, अगर दिस फॉर दैट अगर किसी को बैड आप फील करवा रहे हो देन दैट विल बी डीम्ड एज अनवेलकम जेस्चर. अनवेलकम जेस्चर ऑलवेज बी सेक्सुअल ऑफेंस कहलाता है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफेंस कहलाएगा. देन आफ्टर दैट वन साइडेड, फील पावरलेस, पावर बेस्ड, अनवांटेड और इलीगल्स. दैट these are the unwelcome gestures. These are the type of unwelcome gestures. And the welcome gestures feel good, reciprocals, in control, equalities, wanted and legal. अगर ये सब अगर आपका बिहेवियर है वेलकम जेस्चर, जैसे मान लीजिए कोई भी टारगेट अचीव कर नहीं रहा, मैं टीएल हूं, मैं अपने जूनियर वोमेन एम्प्लॉय को बोलोगे अगर आप टारगेट आज अचीव नहीं करोगी तो मैं आपको फायर कर दूंगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि उसका बिहेवियर क्या था. वो वन साइडेड था या उसका मलाफाइड इंटेंशन था या बोनाफाइड इंटेंशन था. वो अपने टारगेट के लिए बोल रहा था या अनवांटेड सेटिस्फैक्शन के लिए बोल रहा था, वांटेड सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए बोला था. ये आपको देखना पड़ेगा अनवेलकम जेस्चर और वेलकम जेस्चर्स को बाइफॉर्गेट करके. देन वेलकम एंड अनवेलकम जेस्चर्स का नेचर भी है. अनवेलकम जेस्चर्स का नेचर बोले तो इनवैडिंग, डीमीनिंग, cause anchor, cause negative self-esteem, open, appreciative, happy and positive self-esteem जो है वेलकम जेस्चर्स कहलाता है. अनवेलकम जेस्चर इनवैडिंग, डिमीनिंग, काउज एंकर एंड काउज नेगेटिव, ये अनवेलकम जेस्चर्स कहलाता है. तो अगर सिंपली अगर हम देखें कि अगर कोई भी इंटेंशन मलाफाइड, अगर क्रक्स में देखें कोई भी इंटेंशन मलाफाइड है, मलाफाइड मतलब इंटेंशन बैड है, तो वो अनवेलकम जेस्चर्स कहलाएगा. अगर इंटेंशन गुड है तो वेलकम जेस्चर्स कहलाएगा. और हमें ये प्रूव करना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल कमेटी के पास उनका अनवेलकम जेस्चर है या वेलकम जेस्चर्स है. प्लीज किसी को कोई डाउट तो प्लीज एनीवन हैव अ डाउट प्लीज. हरमीत, can you elaborate welcome gestures? Yes, welcome gestures includes feel good. अगर किसी को आप अच्छा महसूस करवाने के लिए या मोटिवेट करने के लिए आप उसका तारीफ कर रहे हो then that will be welcome gestures. अगर आप reciprocal मतलब कि आप पे कोई आवाज जोर से बोल रहा है then after that आप रिप्लाई जोर से दे रहे हो देन आफ्टर तो वेलकम जेस्चर्स कहलाएगा. अगर कोई इन कंट्रोल वर्जन में हो रहा है, इन कंट्रोल मींस आप हायरार्की पोजीशन में अपने टारगेट को अचीव करवाने के लिए उन पे गुस्सा कर रहे हो, दैट विल बी अ वेलकम जेस्चर्स. आप इक्वलिटी, अगर सभी एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप जोर से बोल रहे हो तो सभी एम्प्लॉय पे जोर से बोल रहे हो, किसी को ये नहीं कि स्पेशली ट्रीट करवा रहे हो, तो वो वेलकम जेस्चर्स कहलाएगा. अगर वांटेड मींस आपको टारगेट लेना है और देन आफ्टर दैट आप बिहेव कर रहे हो देन दैट विल बी डीम्ड एज वेलकम जेस्चर्स. लीगली अगर आप कोई भी लीगल काम करने के लिए या कोई लीगल चीज करने के लिए बाय फोर्स कर रहे हो तो